Assalamu alaikum students. Here is the course instructor of the subject Academic Reading and Writing. My name is Muhammad Zulkarnain and today we people are going to discuss about the elements of writing. We have already discussed about some of the elements of writing. The first one was argument and the second one was cause and the effect and the third one was cohesion. The fourth one element of writing is compare and the contrast in essay writing. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ठीक है। यानी किसी चीज़ में हमने सिमिलैरिटीज़ को देखनी है या हमने डिसिमिलैरिटीज़ को देखनी है। हमने सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखनी है व्हाइल राइटिंग एन एसे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एसे। व्हाट इज़ एन एसे? एन एसे कैन हैव मैनी पर्पसेस। अब अगर हम एक एसे लिख रहे हैं तो उसका कोई एक पर्पस तो नहीं हो सकता, ठीक है। यानी ऐसे हम जनरल टाइप पर बात कर रहे हैं। एक ऐसे होता है, मजमून होता है, उसका कोई सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस नहीं है। जिस तरीके से हम एक एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं ना, हमारा उसके अंदर पर्पस होता है टू रिक्वेस्ट समवन। अब हमारा ऐसे है, उसके अंदर कोई एक पर्पस नहीं है, ऐसे है मैनी पर्पसेस, बट द बेसिक स्ट्रक्चर इज द सेम नो मैटर व्हाट। अब जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हर ऐसे का सेम होता है। यानी अगर हम एक ऐसे लिख रहे होते हैं, उसका स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम उसके ऊपर मेन हेडिंग लिख दें। मेन हेडिंग लिखने के बाद हम फॉर एन एग्जांपल उसकी एग्जांपल लेते हैं। मेन हेडिंग इज़ माय लास्ट डे एट स्कूल। जब हम उसको नीचे आते हैं, उसको इंट्रोडक्शन के अंदर, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम उसको डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। स्कूल इज़ द प्लेस वेयर समवन इज़ गोइंग टू लर्न। अब वहाँ पर अगर कोई जा रहा है लर्ने के लिए, हम फिर उसको डिफ़ाइन करते हैं। देन हम नेक्स्ट उस स्कूल के अबाउट बताना स्टार्ट करते हैं या हम अपने मेन पॉइंट की जानब आना स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन को हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हमारा फिर बॉडी पैराग्राफ्स आते हैं। बॉडी के अंदर हम पैराग्राफ लिखते हैं और फिर हम ऐसे को डिफरेंट पैराग्राफ में डिवाइड किया होता है। यानी एक ऐसे है तो हम उसके अंदर 10 से 12 पैराग्राफ को हम अगर डिवाइड कर लेते हैं, यानी एक ऐसे के अंदर 10 से पैराग्राफ लिखते हैं। 10 से 12 पैराग्राफ लिखने के बाद आखिर में जाकर हम उसको कंक्लूड कर रहे होते हैं। जब हम उसको कंक्लूड कर रहे होते हैं तो इट मीन दैट हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है ऐसे का। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स, फिर लास्ट में कंक्लूजन। नो मैटर व्हाट, यानी हमारा कोई इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि हम ऐसे का पर्पस क्या है, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम रहता है। यू मे बी राइटिंग एन ऐसे टू आर्ग्यू फॉर अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू और टू एक्सप्लेन द स्टेप्स नेसेसरी टू कंप्लीट अ टास्क। ये आपके पर्पस पे डिपेंड करता है कि आपका जो ऐसे है, आया कि वो ऐसे आप किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट है जिसके ऊपर आप विद इन डिटेल फॉर्म में अपना कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, या अपनी जो आपकी जो ऑडियंस होगी उसको परसुएड करना चाह रहे हैं, उसको मुतासिर करना चाह रहे हैं, या आप एक राइटर हैं जहाँ वो चाहता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हुई पड़ी है या ऑलरेडी कोई काम हुआ पड़ा है, ऐसा लिखा हुआ है, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर क्लियर करना चाहता है, वो अपनी एक्सप्लेनेशन देना चाहता है, या कोई ऐसा टास्क है जिसके ऊपर जिसको वो कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टेप्स देना चाहता है, कुछ नेसेसरी अकम्पलिशमेंट है जो वो चाहता है कि मैं लिखना चाहता हूँ, या वो आपको कोई एक रिटन फॉर्मेट में, एक ऐसे फॉर्मेट में आपको डिलीवर करना चाहता है। तो ये ऑल टू ऑल डिपेंड्स अपॉन आर मैटर्स एंड आर पर्पसेस। इफ़ यू फॉलो अ few simple steps, you will find that the essay almost writes itself. You will be responsible only for supplying ideas, which are the important part of the essay anyway. If you follow a few simple steps, यानी अगर आप कुछ simple steps को follow करें, you will find that the essay almost writes itself, यानी ऐसे खुद ब खुद लिखा जाता है। अगर आप एक पॉइंट पे बात करते हैं तो उससे दूसरा पॉइंट निकलता है, दूसरे से तीसरा निकलता है, तीसरे से चौथा निकलता है, और यूँ पैराग्राफ से पैराग्राफ बनते जाते हैं। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल only for supplying idea. You are the only one who is writing the essay and you will always be responsible for your ideas. जो ideas आपके दिमाग में आएंगे या जो चीज़ आप लिखने जा रहे हैं, obviously you will be responsible.
विच आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एसेज एनीवे, यानी आपको पता होगा जो चीज़ें आप लिखने जा रहे हो, आप जिस चीज़ के बारे में लिखने जा रहे हो, आपको पता होगा कि कौन सा आइडिया आपने पहले लिखना है, कौन सा आइडिया आपने बीच में लिखना है और कौन से पैराग्राफ को आपने किस ऑर्डर में लिखना है, और आपको सारा कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आइडियाज़ के बारे में पता होता है। Don't let the thought of putting pen to paper daunt you. Get started. Compare and contrast essay. अब आपने क्या करना है कि हमारा जो मेन टॉपिक था वो था कंपेयर एंड कंट्रास्ट के ऊपर था। आप देखें भाई, अब आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है एसेज के बीच में, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कंपेयर में वी आर मेकिंग द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द टू थिंग्स, ठीक है, वी आर गेटिंग द सिमिलैरिटीज़। कंट्रास्ट क्या है, हमने दो चीज़ों के दरमियान कोई डिफरेंस को देखना है, या डिफरेंस बनाना है, या डिफरेंस क्रिएट करना है, या हमने कोई डिफरेंस फाइंड आउट करना है। हमारे पास डिफरेंट किस्म की एग्जांपल है, यानी व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स डू वी कंपेयर एंड कंट्रास्ट इन आवर डेली लाइफ। हम कुछ चीज़ें हैं जिसके दरमियान हम कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन कर सकते हैं। अब यहाँ पे गैप एंड द ओल्ड नेवी कंपनीज, यानी क्लॉथिंग की कंपनीज, हम इनके दरमियान भी कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड को हम एक बुक स्टोर के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ हम उसकी सिमिलैरिटीज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते। रेस्टोरेंट्स हैं तो रेस्टोरेंट्स को हम किसी और, यानी एक मैकडोनल्ड है तो हम इसको किसी दूसरे रेस्टोरेंट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या उसके अंदर से हम सिमिलैरिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। लिटरेचर है, लिटरेचर के अंदर डिफरेंट जॉनराज हैं, उसके अंदर हम अगर उनको कंपेयर करना चाहें, या हम उसके अंदर से फॉर शॉर्ट स्टोरीज हैं, नॉवेल्स हैं, एसेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं। टू पीपल्स हैं, दो लोग हैं, एक का कद बड़ा है, एक का छोटा है, उनकी हाइट के दरमियान हम कंपेयर कंट्रास्ट वहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम उनमें सिमिलैरिटीज देखना चाहें, दे बोथ आर द ह्यूमन बीइंग्स। म्यूज़िक, आप म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक है, आप इनके दरमियान रैप म्यूज़िक है, आप इनमें क्या कर सकते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं। Why do we compare and contrast the things? We compare and contrast the thing to decide if we like that object. हम कंट्रास्ट या कंपेयर इसलिए करते हैं कि हम ये डिसाइड कर सकें कि आया कि हम उस ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम कंपेयर कर रहे हैं या हम कंट्रास्ट कर रहे हैं, क्या हम उसको लाइक करते हैं या नहीं करते। We compare and contrast the thing to determine if we want to buy it. अब दो चीज़ें हैं, हमने कौन सी चीज़ बाय करनी है, हम दोनों चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं, आया कि हमने ये चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी। We compare and contrast things to figure out if we want to eat there. अब हमने अगर रेस्टोरेंट के दरमियान कोई कंपैरिजन करना है या कंट्रास्ट करना है, अगर मैं मैकडोनल्ड की बात करूं और KFC की बात करूं, अब मैं देखूंगा कि मैं उसके दरमियान जो कंपैरिजन करूंगा या कंट्रास्ट करूंगा, मैं उसमें से क्या फाइंड आउट करूंगा, मैं उसमें से फिगर आउट करूंगा इफ़ आई एम गोइंग टू ईट फ्रॉम मैकडोनल्ड और KFC। अब मैं फिर डिसाइड करूंगा आफ्टर मेकिंग द कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। Why else? Why do we compare and contrast? अब लिटरेचर की बात आ गई कि लिटरेचर के अंदर हम किस तरीके से और क्यों कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहे होते हैं। लुक फॉर सिमिलर थीम। अब हमारे पास डिफरेंट नॉवेल्स होते हैं, डिफरेंट हमारे पास ड्रामास होते हैं, हम जब उनको कंपेयर करने बैठते हैं तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं, उनके अंदर सबसे पहले उनका मेन पॉइंट्स, उनके जो थीम्स होते हैं, हम वो देखने की कोशिश करते हैं कि शेक्सपियर के ड्रामास के अंदर अगर हम शेक्सपियर के दो ड्रामास दे दें, एक ड्रामे के अंदर उसने कौन सी थीम इस्तेमाल की है, दूसरे के अंदर कौन सी थीम इस्तेमाल की है, तो आया कि इनके दरमियान जो थीम्स हैं वो सिमिलर हैं या वो डिफरेंट है। मेक कंपैरिजन टू आवर ओन लाइफ्स। अब हम उनके दरमियान उनके जो करैक्टर्स होते हैं या हम अपनी लाइफ होती है उनके दरमियान हम कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट वहाँ पे कर सकते हैं। लर्न द लाइफ लेसन्स। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारी जो रीडिंग्स होती हैं, हमारे जो नॉवेल्स होते हैं, हमारे जो लिटरेचर है वो हमारे लिए एक लाइफ लेसन्स के तौर पर होते हैं, ठीक है। हम वहाँ से
कुछ सीख रहे होते हैं, ठीक है, हम इसलिए भी उसको कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट कर रहे होते हैं। हम दो नॉवेल्स के दरमियान जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम फॉर एन एग्जांपल अगर हमारे पास दो नॉवेल्स हैं उसके अंदर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें वहाँ से पता चल रही होती हैं जो हमें सेकंड से पता नहीं चल रही होती, यानी हम वहाँ से कुछ नया हासिल कर रहे होते हैं। आफ्टर मेकिंग द कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट वी लर्न समथिंग एल्स, लर्न अबाउट द अदर पर्सपेक्टिव, ठीक है। अगर हमारा पर्सपेक्टिव एक पॉइंट है, ठीक है, अगर हम फॉर एन एग्जांपल शेक्सपियर के दो आइडियाज़ वाले एग्जांपल ने, एक के अंदर उसने एक आइडिया दिया हुआ है और दूसरे के अंदर दूसरा आइडिया दिया हुआ है, जब हम उन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, राइटर तो दोनों का एक हुआ, तो हम जब आपस में कंपेयर करेंगे या हम वहाँ पर कंट्रास्ट करेंगे तो हम उससे हमें क्या पता चलेगा कि एक नया पॉइंट पता चलेगा, एक नया उस जो हम समझ रहे थे या जो हमने इंटरप्रेट किया था, हमने अपने तरीके से उसको अंडरस्टूड किया हुआ था, वो हमें कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट करने के बाद एक न्यू पर्सपेक्टिव और एक न्यू आइडिया हमें मिल गया कि हमारा जो राइटर है वो हमें इस तरीके से बात कन्वे करना चाह रहा था और हमने अपने इंटरप्रिटेशन गलत की हुई थी। वी डू कंपेयर एंड द कंट्रास्ट बिकॉज अंडरस्टैंड differences and the similarities that lead to self-understanding, tolerance and the acceptance। अब जो हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहे होते हैं वो हमें किस चीज़ की तरफ लीड कर रही होती है, टू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड द एक्सेप्टेंस। यानी हम क्या कह रहे होते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, हम बजाते खुद कोई एक नया पर्सपेक्टिव सीख रहे होते हैं, यानी आफ्टर मेकिंग द कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट हम कोई नई चीज़ बजाते खुद सीख रहे होते हैं और जो चीज़ें हम पहले कर चुके होते हैं हम जो चीज़ नहीं सीख रहे होते हैं उनको एक्सेप्ट करने का मौका मिलता है और जो हमारा पहले का पर्सपेक्टिव होता है हम उसको निगलेक्ट कर रहे होते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स हैं स्पून की। एक स्पून जो है हमारे पास, एक स्पून है वुडन स्पून है और दूसरा हमारे पास है स्पैगेटी स्पून, ठीक है। अब हम इन दोनों के दरमियान क्या करते हैं, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट करते हैं स्पैगेटी स्पून एंड वुडन स्पून के दरमियान। What features can we use to compare and contrast the wooden spoon and the spaghetti spoon? जब हम इनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे स्पैगेटी स्पून को और वुडन स्पून को ऑन द बेसिस ऑफ फीचर, हम देखेंगे कि जो वुडन स्पून के मटेरियल यूज़ हुआ है उसके अंदर वुड यूज़ हुई है, उसके मटेरियल की बेस पे उसको देखेंगे, उसको हम वेट की बेस पर हम देखेंगे, शेप की बेस पर देखेंगे या उसका फंक्शन एंड द यूज़ जो होगा उसकी बेस पे हम इनको कंपैरिजन करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे या हम उसको कंट्रास्ट कर रहे होंगे, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट उसका कर रहे होंगे। अच्छा, अब जो इनके फीचर्स हैं मटेरियल, वेट, शेप एंड फंक्शन एंड द यूज़, इसकी बेस पे हम इनके दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं। वेन डायाग्राम। अब वेन डायाग्राम क्या है भाई, हमने बनाया इन वुडन स्पून और स्पैगेटी स्पून का वेन डायाग्राम बनाया ताकि हमें पता चल सके कि जो फीचर्स हैं वुडन स्पून की फीचर्स क्या हैं या वो वुडन स्पून हमें किस चीज़ में हेल्प आउट करता है और स्पैगेटी स्पून हमें किस चीज़ में हेल्प आउट करेगा या उन दोनों के दरमियान जो सिमिलरिटीज़ हैं वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है, हमने वो भी लिखना है। हमने इसको क्या किया, एक राउंड फॉर्म में अंडे की शक्ल में बना दिया और उनको आपस में अटैच कर दिया। अब जो ये आपस में एक जगह है जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ये मिलने वाली जगह जो होती है ये हमारी सिमिलर पॉइंट है, यानी उन दोनों के बेसिक फीचर जो सेम फीचर होगा हम वो लिखेंगे, ठीक है। अब जो वुडन स्पून है और स्पैगेटी स्पून है दे बोथ आर यूज्ड इन कुकिंग, ठीक है। अब ये उनका दोनों का सिमिलर पॉइंट आ गया कि दे बोथ आर यूज्ड इन कुकिंग। फिर हमने वुडन स्पून के और स्पैगेटी स्पून के डिफरेंट फीचर जो हैं कंट्रास्ट के अंदर वो देखेंगे। अब वुडन स्पून क्या है, इट इज़ मेड ऑफ वुड बट स्पैगेटी स्पून इज मेड ऑफ मेटल एंड प्लास्टिक। और जो वुडन स्पून है वो शैलो स्कूप है और जो स्पैगेटी स्पून है वो क्या है, डीप स्कूप है। वुडन स्पून जो है वो लाइट है, हल्का है, यानी उसका वज़न कम है और जो स्पैगेटी स्पून है वो कदरे भारी है, अ लिटिल हैवी। वुडन स्पून हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, स्कूप सॉस। वुडन स्पून इज स्कूप सॉस एंड स्पैगेटी स्पून इज स्कूप स्पैगेटी।
हमने इसको इसके डिफरेंट फीचर्स के बेस पे हमने इसको कैटेगराइज किया, यानी मटेरियल, शेप, वेट एंड द यूज़। अब आ जाते हैं कंपेयर एंड द कॉन्ट्रास्ट। एग्जांपल लेते हैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट की, गेटिंग अ कैट एंड गेटिंग अ डॉग। अब ये गेटिंग अ कैट एंड गेटिंग अ डॉग, इन दोनों के दरमियान हमने जो इसके सिमिलर पॉइंट क्या हैं कि दोनों क्या है, फनी टू वॉच, और दोनों क्या है, शेड हेयर, दोनों कैन लिव इनसाइड और आउटसाइड, दोनों अंदर भी रह सकते हैं बाहर भी रह सकते हैं, यानी घर के अंदर भी रहते हैं बाहर भी रहते हैं। हैव टू फीड इट, यू हैव टू फीड बोथ ऑफ देम, यानी कैट को भी हम खुद फीड कर रहे होते हैं उनको, और डॉग को भी यानी कुत्ते को भी हम खुद फीड करना पड़ता है हमें, अगर वो इनसाइड द हाउस दे आर लिविंग। अच्छा, उसके बाद है कैन बी डिस्ट्रक्टिव टू द फर्नीचर, ये दोनों हमारे घरों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। वेट बिल्स एंड द फ्लीज, अब ये हमारे जो थे ये दोनों क्या हैं, ये सारे जो थे हमारे सिमिलैरिटीज पॉइंट थे। अब हम इनकी कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। अब इसमें कॉन्ट्रास्ट में क्या है, गेटिंग अ कैट विल कैच अ माइस, गेटिंग अ कैट माइट स्क्रैच पीपल, विल इग्नोर मी, can stay alone for a few days, cat won't dig up yacht, cat uses a cat box, cat is an independent. The dog will places with him, the dog will obey me, the dog will tricks, the dog will do tricks, the dog will need a fence, the dog could bite people, the dog will be protective and loyal, the dog will choose up shoes, the dog needs to potty train, the dog needs a lot of attention. These are the differences, these are the contrasts between the getting a dog and getting a cat. The other example is between the Harry Potter and the Superman. अब हमने डिफरेंस करना है दो फिल्म्स के दरमियान, और वो फिल्म एक है हैरी पॉटर और दूसरी फिल्म है सुपरमैन। अब हमने इनके दरमियान कंपैरिजन करना है और कंट्रास्ट करना है। हमने इनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ को फाइंड आउट करना है, और इनके दरमियान हमने डिफरेंसेस को भी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इनकी सिमिलैरिटीज़ को देख लेते हैं, जो कि आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड फॉर्म में है, आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। अब पहला क्या है, दोनों क्या है, इंटरनेशनल पॉपुलैरिटीज़ की फिल्म है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर ये फेमस फिल्म्स हैं। अब दूसरे का प्रिंट टू फिल्म, अब दोनों ये क्या है, ये ड्रामा नहीं है, ये फिल्म्स है। अब तीसरा इसका पॉइंट, सिमिलर पॉइंट क्या है, फैंटेसी जॉनरा, इनका जो जॉनरा है वो फैंटेसी है। हैरी पॉटर एंड सुपरमैन दोनों क्या है, गुड वर्सेस इविल, इन दोनों की जो थीम है उनके अंदर एक तरफ इविल है और दूसरी तरफ गुड है, यानी आपस में इन दोनों को कंपैरिजन किया गया या आपस में इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रास्ट किया गया है। तो उससे हमें ये हमें सिमिलैरिटीज़ मिली, यानी इसके अंदर जो थीम इस्तेमाल की गई है वो हैरी पॉटर एंड सुपरमैन दोनों के अंदर गुड एंड इविल की थीम इस्तेमाल की गई है। अब हम इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रास्ट को देखते हैं। सबसे पहले हैरी पॉटर की लोकेशन इंग्लैंड है, और जो हमारा सुपरमैन है उसकी जो लोकेशन है वो यूएस है। हैरी पॉटर बेस्ड ऑन द बुक्स बाय J.K. रॉलिंग, अब जो हैरी पॉटर है वो J.K. रॉलिंग की बुक पर लिखा गया है, उनकी बुक से फिल्म बनाई गई है। अब जो सुपरमैन है बेस्ड ऑन द कॉमिक्स क्रिएटेड बाय जेरी सीगल एंड जो शेस्टर एंड पब्लिश्ड बाय DC कॉमिक्स, ठीक है। अब वो जो थी रॉलिंग की जानिब से लिखी गई थी, J.K. रॉलिंग की जानिब से। अब ये जो कॉमिक्स है ये किसने लिखी, क्रिएटेड बाय जेरी सीगल एंड जॉर्ज शेस्टर। हैरी पॉटर जो है प्रोड्यूस्ड बाय वार्नर ब्रॉस पिक्चर, अब यानी ये इसका जो प्रोड्यूसर है वो वार्नर ब्रॉस है, ठीक है। अब जो सुपरमैन फिल्म है उसका जो प्रोड्यूसर है बाय वेरियस स्टूडियोज ओवर टाइम, अब वो किसी एक स्टूडियो की जानब से प्रेजेंट नहीं की गई, वो डिफरेंट स्टूडियोज की जानब से प्रेजेंट की गई है। अब हैरी पॉटर क्या है, 8 मूवीज़ इन सीरीज़, हैरी पॉटर की 8 मूवीज़ की सीरीज़ है, बल्कि और जो सुपरमैन है उनकी जो है ना 12 मूवीज़ की है, इन 12 मूवीज़ इन डिफरेंट
series. Harry Potter released in 2000s, but the Superman released in 1950s to 2000s. अब हम बात करते हैं ऐसे फॉर्मेट की। आपका जो ऐसे फॉर्मेट होगा, these simple steps will guide you through the essay writing process. कुछ फॉर्मेट्स हैं, कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको ऐसे को राइट डाउन करते हुए आपके लिए हेल्प आउट साबित होंगे। सबसे पहला पॉइंट है डिसाइड योर टॉपिक। अच्छा, ये जो डिसाइड योर टॉपिक है, ये हम सबसे पहले हमने कोई टॉपिक लिखना है, हमने कोई राइटिंग करनी है, सबसे पहला हमारा स्टेप यही होता है कि हमने अपने टॉपिक के बारे में डिसाइड करना होता है कि हम किस टॉपिक के अबाउट लिखने जा रहे हैं। जब आप इसको डिसाइड कर लेते हो, फिर आप लोग क्या करते हैं कि प्रिपेयरिंग एन आउटलाइन, आप फिर उसकी आउटलाइन बना लेते हो, यानी आप इसको एक लिख लेते हो कि आप इसको पहले इसका इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी क्या लिखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें लिखेंगे, इसकी बॉडी पैराग्राफ के अंदर इसकी मेन हेडिंग्स कौन सी होंगी, और उस मेन हेडिंग कौन सी मेन हेडिंग के नीचे हम सब हेडिंग का इस्तेमाल करेंगे, और फिर हम कंक्लूजन का इस्तेमाल करेंगे। आप एक प्रॉपरली इसका एक फॉर्मेट और इसका एक आउटलाइन बना लेते हो। हम इसको आउटलाइन फॉर्म में बनाएं या हम इसको डायग्राम फॉर्म में अरेंज कर रहे हो, ये हम पे डिपेंड करता है, लेकिन बेसिक पर्पज इज दैट वी आर मेकिंग एन आउटलाइन ऑफ आवर एसे। उसके बाद जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, राइट योर थीसिस स्टेटमेंट। हमने अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी होती है। अब ये थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, आपका जो राइटिंग है, आपका जो ऐसे है, जिस चीज़ के बारे में है, उसको हम विद इन अ सिंगल सेंटेंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जिस चीज़ के बारे में टोटल योर ऐसे इज रिप्रेजेंटिंग, दैट इज कॉल्ड द थीसिस स्टेटमेंट। देन वी मूव फॉरवर्ड टू द बॉडी पैराग्राफ्स। राइट द बॉडी। अब बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने राइट द मेन पॉइंट्स, राइट द सब पॉइंट्स इन आवर बॉडी। हम हमारा जो मेन पॉइंट होगा, हमारा मेन थीसिस पॉइंट होता है, हम उसको क्या कर रहे होते हैं, इलेबोरेट कर रहे होते हैं इन डिटेल फॉर्म में। हम क्या करेंगे, राइट द बॉडी, राइट द मेन पॉइंट्स, राइट द सब पॉइंट्स, इलेबोरेट ऑन द सब पॉइंट्स। फिर हमने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखना होता है। अब हम बात करते हैं राइट द इंट्रोडक्शन। अब राइट द इंट्रोडक्शन की बात मैंने लास्ट में क्यों की, मोस्टली 80% ऑफ द राइटर्स क्या करते हैं, पहले अपना सारा कुछ लिख लेते हैं, यानी थीसिस स्टेटमेंट, बॉडी, मेन पॉइंट्स, सब हेडिंग्स सारा कुछ लिखने के बाद, कंक्लूजन करने के बाद भी तब जाके अपना इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं। इंट्रोडक्शन हम लिखते बाद में है, मोस्टली बाद में लिखा जाता है, लेकिन जब हम इसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने राइटिंग के अंदर, तब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इन द बिगिनिंग में इसको प्रेजेंट कर देते हैं। मोस्टली राइटर इसको लास्ट में लिखते हैं, आफ्टर डिस्कसिंग ऑल ऑफ द पॉइंट्स इन डिटेल। तब इनको जाके अरेंज करने में मदद साबित होती है कि किस तरीके से इन्होंने अपनी राइटिंग के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स लिखे, और वो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन के अंदर अपना जिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। लास्ट के अंदर राइट द कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर क्या होता है, कंक्लूजन इज जस्ट लाइक एज एन इंट्रोडक्शन, बट इंट्रोडक्शन का जो है ना रीस्टेटमेंट होती है। वी आर नॉट गोइंग टू राइट द इंट्रोडक्शन एज इट इज, बट जस्ट मेकिंग द रीस्टेटमेंट ऑफ द इंट्रोडक्शन। हमने उसको क्या करना है, रीस्टेट करके अपने तमाम तर आइडियाज़, अपने मेन पॉइंट्स, अपने हेडिंग्स को विद इन अ सिंगल पैराग्राफ हमने रीस्टेट करने के बाद वहाँ पर लिख देना होता है। लास्ट के अंदर हमने जब हम कंक्लूजन लिख रहे होते हैं, कंक्लूजन इज द फाइनल स्टेटमेंट। हमने फाइनल यानी अपना फिनिशिंग टच देना होता है कंक्लूजन के अंदर। तो यहाँ से हमारे रीडर्स को पता चल जाता है कि द ऐसे इज गोइंग टू बी एन एंड। ऑर्गेनाइजिंग योर आइडिया। अब हम ये तमाम तर पॉइंट्स को इन डिटेल फॉर्म में देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग योर आइडियाज। द पर्पज ऑफ एन आउटलाइन और डायग्राम इज टू पुट योर आइडियाज अबाउट द टॉपिक ऑन अ पेपर in a moderately organized format. The structure you create here may still change before the essay is complete, so don't organize over this. अब यहाँ में बात ये कर रहे हैं कि जिस चीज़ के बारे में आपने अब जो आपका आइडिया है, जो आपका मेन पॉइंट है अबाउट द टॉपिक, जो आप इसके अंदर लिखने जा रहे हो, आप उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपने उसकी आउटलाइन बना लेनी होती है। If you start one or the other and decide it isn't working for you,
you can always switch later. अब जो आउटलाइन आपने बना ली है, अब वो फाइनल आउटलाइन नहीं है, यानी अब जो आपने आउटलाइन बनाई है वो आपने रफ में बनाई या आपने अपना एक डिज़ाइन के अंदर उसको बना लिया या आपने लिख लिया। अब जब आप उसको ऐसे को लिख रहे होते हैं, आप उसके अंदर अरेंजमेंट के अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपने डिसाइड किया वो फाइनल डिसीजन नहीं था, ठीक है। इफ़ यू स्टार्ट वन और द अदर एंड डिसाइड इट इज़ंट वर्किंग, जब आपको पता चल जाएगा कि इट इज़ंट वर्किंग फॉर यू, यानी आपने जो आउटलाइन पहले बनाई है थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज करनी है, तो देन यू कैन ऑलवेज स्विच लेटर, तो आप उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। कंपोजिंग अ थीसिस स्टेटमेंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट। Now that you have decided, at least tentatively, what information you plan to present in your essay, you are ready to write your thesis statement. अब जबकि आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपका जो ऐसे है उसका किस चीज़ के बारे में है या आप किस चीज़ के बारे में लिखना चाह रहे हैं, आपको पता है कि आपका मेन थीसिस स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। यू आर रेडी टू मेक योर थीसिस स्टेटमेंट। द थीसिस स्टेटमेंट टेल्स द रीडर what the essay will be about and what point the author will be making. अब ये जो आपका थीसिस स्टेटमेंट होगा ये बताने जा रहा है कि आप जो हैं किस चीज़ के बारे में लिखने जा रहे हैं, यानी आपको जो ऑथर है उसका मेन पॉइंट यानी मेन टॉपिक ऑफ द एसे क्या होगा, आपका टोटल एसे या आपकी टोटल जो मेन हेडिंग सब हेडिंग्स होंगी वो किस पॉइंट के बारे में होंगी, दैट इज़ योर थीसिस स्टेटमेंट। You know what the essay will be about. That was your topic. Now you must look at your outline or diagram and decide that what point you will be making. What do the main ideas and supporting ideas that you listed say about your topic. फिर आपने जाकर देखना है कि आपने जो चीज़ें वहाँ पर लिखी, आपका जो मेन थीसिस स्टेटमेंट है आपकी आउटलाइन के साथ रिलेटेड तो होगा वो, ठीक है। आपने फिर वहाँ जाकर अपना थीसिस स्टेटमेंट को फाइनलाइज कर देना है। योर थीसिस स्टेटमेंट विल हैव द 2 पार्ट्स, उसके 2 हिस्से होंगे, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट स्टेट्स द टॉपिक, फर्स्ट पार्ट उसका टॉपिक बताएगा। फॉर एन एग्जांपल, वुमेन एम्पावरमेंट इज अ पॉपुलर फिनोमेना। द सेकंड पार्ट स्टेट्स दैट द पॉइंट ऑफ द एसे, जो सेकंड पार्ट होगा वो क्या करेगा, उस ऐसे का पॉइंट बताएगा, यानी उस पॉइंट के अबाउट उसको जस्टिफाई करेगा। बट इट हैज़ क्रिएटेड कंपटीशन इन जॉब मार्केट, यानी फर्स्ट पॉइंट जो उसका था वो वुमेन एम्पावरमेंट इज अ पॉपुलर फिनोमेना। द सेकंड पॉइंट द सेकंड पार्ट इज बट इट हैज़ क्रिएटेड कंपटीशन इन द जॉब मार्केट। Once you have formulated a thesis statement that fits this pattern and with which you are comfortable, you are ready to continue. अब जब आपने अपनी thesis statement को complete कर लिया है, then you are totally free to write about. For an example, what makes a good thesis statement or bad statement? Look at these statements and decide which one is good thesis statement or bad thesis statement. अब यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि कौन सी यहाँ पर अच्छी है और कौन सी थीसिस स्टेटमेंट बुरी है। Hunger persists in Zimbabwe because jobs are scarce. The farmers are having difficulty farming on the infertile land, and the government does not allow democratic dissent. अब जो दूसरी इसकी एग्जाम्पल दी गई है वो है Hunger persists in Zimbabwe. अब हमने क्या करना है कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो क्या करेगी, वो 2 पार्ट्स में होगी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे पार्ट्स नहीं बने हुए। अब आप खुद बता दें कि इसमें से गुड स्टेटमेंट कौन सी होगी। इसकी दूसरी एग्जांपल है व्हाट मेक्स अ गुड और बैड स्टेटमेंट की दूसरी एग्जांपल है द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग शुड नॉट रिसीव द अमाउंट ऑफ अटेंशन बिकॉज द अर्थ पीरियडिकली गोज थ्रू अ स्टेट ऑफ वार्मिंग एंड कूलिंग and therefore it is out of human control. इसकी second example, the concept of global warming should not receive the amount of attention that is currently focused on the issue. In the body of the essay, all the preparation up to this point comes to the fruition. The topic you have chosen must now be explained, described or argued.
each main idea that you wrote down in your diagram or outline will become one of the body paragraphs. इसके अंदर आपने क्या करना है कि जो आपका जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया होगा, दैट यू हैव चूजन, अब आपने क्या करना है कि उसको आपने एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है और आर्ग्यूट करना है। अगर कोई आर्गूमेंट आपने दिया हुआ है तो उस आर्गूमेंट को आपने जस्टिफाई करना है। ईच मेन आइडिया दैट यू हैव राइट डाउन इन योर डायग्राम और आउटलाइन, जो भी आपने जो आइडिया या मेन आइडिया जो आपने जो भी हेडिंग सब हेडिंग आपने आउटलाइन में लिखा होगा, विल बिकम वन ऑफ द बॉडी पैराग्राफ। अब वो एक एक करके बॉडी पैराग्राफ बनते जाएंगे। एंड इफ़ यू हैव 3 or 4 मेन आइडियाज़, अगर आपके पास मेन आइडियाज़ ज़्यादा हैं, यू विल हैव 3 or 4 बॉडी पैराग्राफ। यानी अगर आपके पास हेडिंग्स या मेन आइडिया जो आपने पहले आउटलाइन में बनाए थे वो ज़्यादा हैं, तो उसी तरीके से आपकी बॉडी पैराग्राफ में इजाफा होता जाएगा। ईच बॉडी पैराग्राफ विल हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। अब उन सब बॉडी पैराग्राफ का सेम बेसिक स्ट्रक्चर होगा। Start by writing down one of your main ideas in sentence form. अब आपने क्या करना है कि आपने हेडिंग बनानी है, तो आपका जो मेन आइडिया होगा, जो पहला मेन आइडिया होगा, उसको आपने सेंटेंस फॉर्म में लिख देना है। नेक्स्ट, राइट डाउन ईच ऑफ योर सपोर्टिंग पॉइंट्स फॉर द मेन आइडिया। फिर आपने जो आपने मेन हेडिंग आपने अभी बना ली है, फिर उसके अबाउट जितना भी आपका सपोर्टिंग मटेरियल होगा, यानी उसी हेडिंग के अबाउट उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास जितना भी मटेरियल होगा, आपने वो उसको लिखने देना है। यानी अब हमारे पास एक टॉपिक है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर हेडिंग बताई कि राइटिंग द बॉडी पैराग्राफ। अब ये मेरे पास मेन हेडिंग थी, अब जो चीज़ें भी मैंने बताऊंगा वो इसी हेडिंग के अबाउट बताऊंगा। इसी तरीके से आपने मेन हेडिंग लिखी, उसके नीचे आपने जो कुछ भी लिखना है उसी हेडिंग से रिलेटेड लिखेंगे। राइट द इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन। योर एसेज लैक्स ओनली 2 पैराग्राफ्स नाउ। ठीक है, अब जो है ना आपका ऐसे कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ 2 पैराग्राफ की देर है। द इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन मोस्टली लास्ट पे ही लिखा जाता है। जो बाकी मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन हेडिंग, सब हेडिंग, उनके बाद जो रेलिवेंट डेटा होता है वो सारा पहले लिख दिया जाता है और इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन लास्ट पे लिखा जाता है। The paragraphs will give the reader a point of entry to and a point of exit from your essay. अब 2 पॉइंट्स आपने बनाने हैं, एक पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ एंट्री और दूसरा पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ एग्जिट। पॉइंट ऑफ एंट्री इज एन इंट्रोडक्शन एंड द पॉइंट ऑफ एग्जिट इज कॉल्ड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन शुड बी डिजाइन्ड टू अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन and give her an idea of the essay's focus. Begin with an attention grabber. The attention grabber you use is up to you, but here are some ideas. आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन मस्ट बी कैची, यानी जो बंदा आए उसको देखे भाई इंट्रोडक्शन को जो है ना आपने फर्स्ट पे प्रेजेंट करना होता है, तो वहाँ पर जो भी देखे उसको अच्छा लगे। अब वो अटेंशन ग्रैबर होना चाहिए। ठीक है, अब उसको अटेंशन ग्रैबर बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। Startling information. This information must be true and verifiable. वो information true भी होनी चाहिए और verified भी होनी चाहिए। And it doesn't need to be totally new to your readers. अब ये totally new नहीं होनी चाहिए, यानी आपने जो information वहाँ पे provide करनी है, it must be related to their background. उनको थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में आइडिया होने चाहिए। It could simply be a pertinent fact that explicitly illustrate the point you wish to make. If you use a piece of startling information, follow it with a sentence or 2 of elaboration. आप यानी आपने startling information देनी, आपने कोई information दी है, सिर्फ और सिर्फ information नहीं देनी, फिर आपने उस information को elaborate भी करना होता है। Anecdote. An anecdote is a story that illustrates a point. Be sure your anecdote is short, to the point and relevant to your topic. This can be a very effective open for your essay, but use it carefully. Dialogue. An appropriate dialogue does not have to identify the speaker. आपका जो डायलॉग होगा वो क्या करेगा, स्पीकर्स को आइडेंटिफाई नहीं करेगा। ठीक है,
but the readers must understand the point you are trying to convey. अब जिस तरीके से डायलॉग में होता है प्रॉपरली एक नेम दिया जाता है कि स्पीकर ये है और उसके आगे उसकी जो चीज़ वो बोल रहा होता है वो लिख दी जाती है। यहाँ पर आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन के अंदर आपने जो चीज़ लिखनी है आपने आइडेंटिफाई नहीं करना स्पीकर को, बट आपका जो रीडर हो उसको उससे पता चल जाना चाहिए कि हु इज़ द स्पीकर। Use only 2 or 3 exchanges between the speakers to make your main point. Follow dialogue with a sentence or a two of elaboration. फिर आपने जो dialogues वहाँ पर लिखे होंगे आपने उनको elaborate करना है as you have already elaborated the startling information. Summary information. A few sentences explaining your topic in general terms can lead to the reader gently to your thesis. अब आपने क्या करना है कि कुछ सेंटेंसेस क्या करेंगे, एक्सप्लेनिंग योर टॉपिक, ठीक है। समरी इन्फॉर्मेशन, आपके जो टॉपिक्स होंगे आपका जितना भी टॉपिक है आपने लिखा हुआ है आपने उनको समराइज करके उन इन्फॉर्मेशन को एक समराइज फॉर्म में वहाँ पे लिखना होगा। इफ द अटेंशन ग्रैबर वाज ओनली अ सेंटेंस और टू, add 1 or 2 more sentences that will lead the reader from your opening to your thesis statement. आपने क्या करना है, अगर आपका जो है ना अटेंशन ग्रैबर सेंटेंसेस जो आपने लिखे हुए तवज्जो हासिल करने वाले जितने सेंटेंसेस आपने लिखे हैं अगर वो 1 या 2 हैं तो आपने क्या करना है, एक दो मज़ीद भी लिख लेनी है। It will lead your audience to your thesis statement. Finish the paragraph with your thesis statement. आपका जो इंट्रोडक्शन होता है हमेशा उसको एंड जो करना है आपने इंट्रोडक्शन को हमेशा आपने थीसिस स्टेटमेंट के साथ एंड करना होता है। कंक्लूजन ब्रिंग्स क्लोजर टू द रीडर्स। अब जो कंक्लूजन होता है वो क्या कर रहा होता है, आपके रीडर के लिए एक क्लोजर का पॉइंट साबित होता है। समिंग अप योर पॉइंट्स टू प्रोवाइडिंग अ फाइनल पर्सपेक्टिव ऑन योर टॉपिक्स। आप क्या कह रहे होते हैं, उन चीज़ों को समराइज कर रहे होते हैं जो चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट की गई हैं। यू आर गोइंग टू समराइज ऑल दोज पॉइंट्स इन योर कंक्लूजन। All the conclusion need 3 or 4 strong sentences. We do not need to follow any set formula. अब जो आपके जो कंक्लूजन होते हैं अगर वो बेसिकली कंक्लूजन एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है, अगर आपकी जो राइटिंग है आपका ऐसे है वो 2500 वर्ड से ज़्यादा है, 2500 अल्फाज से ज़्यादा है या 300 वर्ड तक है, तब आप क्या करते हो 2 और 3 पैराग्राफ तक कंक्लूजन को लिख लेते हो, बट मोस्टली ये एक पैराग्राफ तक ही होता है। सिंपली रिव्यू द मेन पॉइंट्स। आपने क्या करना है, सिंपली रिव्यू करना है, रीस्टेट करना है, बट आपने एज इट इज इंट्रोडक्शन को नहीं लिखना होता। बीइंग केयरफुल नॉट टू रीस्टेट देम एग्जैक्टली। आपने एग्जैक्टली एज इट इज नहीं लिखना, आपने क्या करना है अपने मेन पॉइंट्स को रिव्यू करना है, रीस्टेट करना है और ब्रीफली डिस्क्राइब योर फीलिंग्स अबाउट द पॉइंट, अबाउट द टॉपिक। इवन एन एनेक्डोट can end your essay in a useful way. The introduction and the conclusion complete the paragraph of your essay. Now this is the end of your topic, and if you people have any question you may comment here in the comment section, and kindly do subscribe my channel, share my videos to your friends also, like and comment करना मत भूलिएगा। Thank you so much. Allah Hafiz.